1980s की शुरुआत में जापान का एक छोटा सा स्टूडियो एक नए सपने के साथ बदलने लगा। एक सपना जो एनिमेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्टूडियो के अंदर दो सपने देखने वाले मेहनती लोग हायाओ मियाजाकी और साओ टाकाहाटा ने अपने आइडियाज़ को पेन पेपर और पूरे डेडिकेशन के साथ एक नया रूप देने में लगे हुए थे। 1984 में नाउसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड नेम का एक एनिमेटेड फिल्म की डेवलपमेंट और लॉन्च से उनकी जर्नी शुरू हुई। फिल्म का हर एक फ्रेम हाथों से बनाया गया था, एक एक डिटेल बड़े ध्यान से तैयार की गई थी ताकि नेचर के छोटे से छोटे फैक्टर का इस तरह से डिपिक्शन हो कि लगे जैसे कार्टून फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ वीडियो चल रही हो। फिल्म हिट हुई। मियाजाकी और टाकाहाटा के इस बेजोड़ अचीवमेंट के आर्ट स्टाइल और टेक्निक के चर्चे पूरे जापान में होने लगे। पर उन दोनों को पता था कि उन्होंने तो बस अभी एनिमेशन की अचीवमेंट को स्क्रैच करना शुरू ही किया था। अभी तो एनिमेशन की पावर को दुनिया के सामने लाने के उनके सफ़र की शुरुआत ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सक्सेस से मोटिवेट होकर प्रोड्यूसर टोशियो सुजुकी के साथ मिलकर के शुरुआत की एक ऐसे एनिमेशन स्टूडियो की जो कि आगे आने वाले समय में अपने यूनिक रियलिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाने वाला था, द स्टूडियो गिबली। दरअसल गिबली शब्द का ओरिजिन इटालियन और अरेबिक लैंग्वेज में है। अरेबिक में इसका मतलब होता है एक गर्म हवा जो कि नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में रेगुलरली चलती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इटालियन एयरफोर्स ने गिबली नेम रखा था अपने कैपरोनी CA-309 एयरक्राफ्ट के लिए, जो डेजर्ट स्काउटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्टूडियो गिबली के को-फाउंडर हायाओ मियाजाकी एविएशन के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्होंने ही ये नाम स्टूडियो के लिए चुना। उन्होंने इसे एक मेटाफोर की तरह यूज़ किया, एक ताज़ी हवा जो एनीमे इंडस्ट्री में नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को लेकर आएगी। ये नाम स्टूडियो के मिशन को परफेक्टली कैप्चर करता था, एनिमेशन की दुनिया में नई लाइफ लाने का। स्टूडियो गिबली अपनी यूनिक और डिटेल्ड एनिमेशन के लिए धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया और आगे जाकर इसने 1988 में माय नेबर टोटोरो, 2001 में ऑस्कर विनिंग फिल्म स्पिरिटेड अवे, 2004 में हॉल्स मूविंग कासिल और 2023 में लेटेस्ट ऑस्कर विनिंग द बॉय एंड द हेरन जैसी ना जाने कितनी फिल्म्स बनाई। एक सिंपल स्टूडियो से एनिमेशन की दुनिया का एक बेंचमार्क पैरामीटर बनाने तक का ये सफ़र स्टूडियो गिबली के क्रिएटर की डेडिकेशन और आउटस्टैंडिंग हार्डवर्क और एक्सीलेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया। पर क्या आप जानते हैं कि इस आर्ट के पीछे की साइंस क्या है? वेल, अगर नहीं तो चलिए इसको हम पूरे डिटेल में जानते हैं। दरअसल गिबली आर्ट में सॉफ्ट पेस्टल्स कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे रिलैक्सेशन और नॉस्टैल्जिया इंड्यूस होता है। फोटोज़ में इस्तेमाल होने वाले नेचुरल लाइट और शैडो के कॉन्ट्रास्ट से ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स सिमुलेट होता है जो रियलिस्टिक फील और इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ाता है। गिबली आर्ट के हाईली डिटेल्ड विजुअल और ड्रीमी बैकग्राउंड हिप्पोकैम्पस और एसोसिएटिव मेमोरीज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे व्यूअर्स एक इमोशनल कनेक्शन फील करता है और उसके दिमाग में वो सीन्स और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। इसी वजह से गिबली मूवीज़ देखना एक डीप और लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस लगता है। गिबली स्टूडियोज़ की मूवीज़ में इस्तेमाल होने वाली फ्लूइड एनिमेशन टेक्निक्स के स्मूथ मूवमेंट्स ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं जो एम्पैथी और इमोशनल रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं। मियाजाकी ने अपनी आर्ट स्टाइल में दो चीज़ों का खास ध्यान रखा। उनके आर्ट स्टाइल के इन दोनों खास फीचर की वजह से उनके गिबली स्टाइल आर्ट को बनाने में लगने वाला उनका एफर्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। पर इस हार्ड वर्क के बाद जो आर्ट बना के वो तैयार करते हैं उससे उनके स्टाइल और ऑडियंस के बीच का रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इनमें से पहला फीचर तो ये है कि एनिमेशन में नेचुरल मोशन और फिजिक्स के लॉस का पूरा ध्यान रखा गया है। विंड मूवमेंट पैटर्न, फायर, सनराइज और सनसेट के फिनोमेनाज, ग्रेविटी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर पड़ने वाले इफेक्ट वगैरह को बिल्कुल रियल लाइफ की तरह मिमिक किया गया है। एनिमेशंस के सीन्स में मोशन और फोर्सेस रियल वर्ल्ड जैसे फील होते हैं जो हमको रियलिस्टिक मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे हवा में उड़ती हुई पत्तियाँ, बहता हुआ पानी या एक कैरेक्टर के स्मूथली चलना। तब हमारे सेरिबेलम इन मूवमेंट्स को प्रोसेस करता है और उन्हें रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से मैच कराता है। इसी प्रोसेस की वजह से दिमाग बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सीन्स को समझ पाता है।
दूसरी तरफ इन एनिमेशन और फोटोज़ का सेकंड स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर फीचर है इनका रियल वर्ल्ड स्पीसीज से डिपिक्शन। मियाजाकी ने अपनी आर्ट में जितने भी फ्लावर्स, प्लांट्स और इंसेक्ट की स्पीसीज बनाई हैं वो लगभग सभी रियल वर्ल्ड स्पीसीज हैं। स्टोरीज के इम्पॉर्टेंट मैजिकल कैरेक्टर को छोड़ के छोटे से छोटे इग्नोरेबल डिटेल्स भी उनकी आर्ट में रियल लाइफ एलिमेंट को ही पोर्ट्रे करते हैं। 2023-24 में AI आर्ट जनरेशन टूल्स काफ़ी एडवांस हो गए। चैट जीपीटी और डाली जैसे AI मॉडल्स ने इसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया, जिससे लोग बिना आर्टिस्टिक स्किल्स के भी स्टनिंग गिबली स्टाइल विजुअल क्रिएट करने लगे। ये AI जनरेटेड गिबली आर्ट 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत में वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पे रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपने AI जनरेटेड गिबली स्टाइल इमेज शेयर करने लगे, जिसमें ड्रीमी लैंडस्केप्स, वार्म लाइटनिंग और सॉफ्ट टेक्सचर थे जो बिल्कुल मियाजाकी के हैंड ड्रॉन एनिमेशन जैसे लग रहे थे। चैट जीपीटी और डाली की मदद से लोग सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अपना गिबली स्टाइल आर्ट जनरेट कर सकते हैं। पहले जहां सिर्फ स्किल्ड आर्टिस्ट ऐसे विजुअल बना सकते थे, अब AI की वजह से हर किसी के लिए इनको बनाना पॉसिबल हो गया। AI जनरेटेड गिबली आर्ट के पोस्ट #गिबली AI आर्ट, #एस्थेटिक AI, #मियाजाकी स्टाइल AI जैसे हैशटैग के साथ वायरल होने लगे। लोग अपने AI क्रिएटेड ड्रीमी जैपनीज विलेजेस, फैंटेसी फॉरेस्ट और मैजिकल क्रिएचर्स को शेयर कर रहे हैं। डिजिटल आर्टिस्ट AI जनरेटेड गिबली आर्ट को रिफाइन करने लगे, जिससे ये और ज़्यादा रियल और स्टनिंग लगने लगे। मोरोवर AI की मदद से अपनी खुद की इमेज को गिबलीफाई करने में तो लोगों को एक अलग ही एक्साइटमेंट है। जैसे मैंने भी अपनी इमेज को गिबलीफाई किया है, तो आप ये देख सकते हो कि ये कितनी नेचुरल है। हालांकि इसके सिर्फ प्रोज ही नहीं बल्कि कई सारे कॉन्स भी हैं। तो चलिए अभी हम AI की इस डाउनसाइड को जानते हैं। जितना AI जनरेटेड गिबली स्टाइल आर्ट पॉपुलर हो रहा है, उतने ही ट्रेंड की प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। AI जनरेटेड क्रिएटिविटी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो आर्ट कम्युनिटी और ओरिजिनलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। गिबली मूवी की खासियत है उनकी हैंड ड्रॉन एनिमेशन और यूनिक आर्टिस्टिक टच, जो मियाजाकी और उनकी टीम की मेहनत और इमोशंस का नतीजा होती है। AI जनरेटेड आर्ट सिर्फ एक एल्गोरिथम का आउटपुट होता है जिसमें ह्यूमन टच और क्रिएटिव इंट्यूशन की कमी होती है। इसी वजह से असली आर्ट की ओरिजिनलिटी और वैल्यू कम हो जाती है। बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर AI जनरेटेड आर्ट के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये उनके काम और एफर्ट को अंडर वैल्यू करता है। आप खुद ही सोचिए, आपने एक आर्ट का इन्वेंशन किया है और सडनली एक AI मॉडल आता है और आपके पूरे आर्ट को कॉपी कर लेता है। जिस काम को करने में आपको कई दिनों की मेहनत लगती है, लेकिन AI वो काम सिर्फ कुछ सेकंड में कर देता है। सोचिए ये एक आर्टिस्ट के लिए कितना डिमोटिवेटिंग है। जब कोई बिना स्किल्स के केवल एक प्रॉम्प्ट लिखकर स्टनिंग आर्ट वर्क जनरेट कर सकता है, तो इससे ओरिजिनल आर्टिस्ट की डिमांड और रिस्पेक्ट नेचुरली कम हो जाएगी, राइट। AI मॉडल्स एग्जिस्टिंग गिबली आर्ट को ट्रेन करके नए इमेजेस जनरेट करते हैं, जो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट्स पर सवाल उठाता है। AI का यूज़ करना आर्ट थेफ्ट जैसा लग सकता है, क्योंकि ये बिना ओरिजिनल क्रिएटर की परमिशन से उनके स्टाइल को कॉपी करता है। हालांकि AI मॉडल जो गिबली स्टाइल आर्ट जनरेट करते हैं, वो डायरेक्टली कॉपीराइटेड इमेजेस को कॉपी नहीं करते, बल्कि स्टाइल और पैटर्न को लर्न करके नए आउटपुट क्रिएट करते हैं। यही वजह है कि अब तक बड़े कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के कोर्ट केसेस AI के खिलाफ नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल इश्यूज बिल्कुल नहीं है। कॉपीराइट लॉज स्पेसिफिक आर्ट वर्क या डायरेक्ट रिप्रोडक्शन पर लागू होते हैं, आर्टिस्टिक स्टाइल पर नहीं। AI जनरेटेड इमेजेस मियाजाकी के स्टाइल को कॉपी करती है, पर उनके एक्चुअल फ्रेम्स या ड्राइंग को नहीं। इसी वजह से ये एक लीगल ग्रे एरिया में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई मैनुअली कोई पेंटिंग बनाए जो लियोनार्डो दा विंसी की स्टाइल में हो, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा। AI का काम भी बिल्कुल इसी तरह का है, जो लॉ सूट्स से बचने में मदद करता है। साथ ही AI जनरेटेड कंटेंट पे एग्जिस्टिंग कॉपीराइट्स के लॉज आउटडेटेड हैं। कोर्ट्स के पास क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है कि AI के ट्रेंड मॉडल फेयर यूज़ के अंदर आते हैं या कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है। अगर हमारे लॉज क्लियर हो जाते हैं और AI कंपनीज पर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट प्रूव हो जाता है, तो फ्यूचर में लॉ सूट्स आना पॉसिबल है। एक पॉइंट ये भी है कि AI जनरेटेड आर्ट हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल फैंस और क्रिएटर के थ्रू से आ रहे हैं।
किसी एक बड़े कंपनी या एंटिटी के जरिए नहीं। और आप ही सोचिए, जब हर कोई एआई गिबली इमेजेस बनाता जाएगा तो मार्केट में रिपीटेटिव और सिमिलर लुकिंग आर्ट भर जाएगा। ये ओवर सैचुरेशन ऑफ आर्ट वर्क मियाजाकी के ओरिजिनल वर्क में भी ऑडियंस के इंटरेस्ट को कम कर सकता है, और आई गेस ये कर भी रहा है। एआई गिबली आर्ट ट्रेंड की हैवी डिमांड की वजह से जीपीटी और एआई इमेजेस मॉडल पर प्रोसेसिंग लोड भी काफ़ी बढ़ गया है, जिससे सीपीयूज़ और जीपीयूज़ पर काफ़ी हाई कंप्यूटेशनल स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन और स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम अब इन इमेज जनरेशन के केस में आम हो गया है। इसी ट्रेंड को नोटिस करते हुए खुद मियाजाकी ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि दुनिया का एंड अब करीब आ गया है, क्योंकि जब इंसान आर्ट बनाने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करने लगा है तो इसका क्लियर मतलब है कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। उसे अब पूरा भरोसा हो चुका है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। खैर, मियाजाकी की ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी डीप है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जब से चैट जीपीटी और बाकी के एआई मॉडल्स आए हैं, हम कितना ज़्यादा उन पर डिपेंड हो चुके हैं, हम अपने ब्रेन का यूज़ करना ही नहीं चाहते। वेल, आपको क्या लगता है, आर्ट के लिए हमारी एआई टूल पर डिपेंडेंसी सही है क्या? अपने जवाब हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।